चलिए ये सभी को क्लियर, पहले चेक कर लो एक बार यार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी बात में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटेट के लिए अपनी क्लासेस चल रही है और जिसमें आपका सीडीपी का सेशन चल रहा है और सीडीपी की हम लगभग अब तक 40 से ऊपर क्लास कर चुके हैं और ये सारी की सारी क्लास जो हुई हैं आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर की गई हैं। फायदा जो आपको देखने को मिलेगा आपकी एग्जामिनेशन में, जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर बेस्ड मिलते हैं और क्वेश्चंस का रिपीटेशन सीटेट हर बार करता है। वही क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है और ये मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन है सीटेट की सीडीपी में। अगर आप उन 10-12 क्वेश्चंस को करके गए ढंग से तो आपके हर एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी हो सीटेट का पेपर, किसी भी शिफ्ट का पेपर हो, अब तो ऑल ऑफलाइन होगा, एक ही पेपर होगा, लेकिन उसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बेस्ड आपको मिल जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ से आपको ये 30 क्वेश्चन होंगे जो कि आउट ऑफ 150 होंगे। तो इस 150 में से अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को टैकल करते हो लॉजिक के साथ, यहाँ पर जो लॉजिक्स आपको देखने को मिलेंगे वो अलग ही होंगे और एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको करते हो तो आपको बेनिफिट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाकी तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्रीवियस जो भी वीडियोस है उनको वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग क्लियरली विजिबल हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन है विकास किससे प्रभावित होता है? विकास किससे प्रभावित होता है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो विकास होता है वो क्या विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों पर, देखिए जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, क्या उसके द्वारा प्रभावित होता है? तो हाँ, विकास जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंतर्गत जो पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं उसके द्वारा प्रभावित होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है उसके द्वारा विकास प्रभावित होता है और डेवलपमेंट के लिए एक सूत्र है जो कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। प्यूरिस्टिक वुडवर्थ साहब के द्वारा ये दिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो विकास होता है, बच्चों का जो विकास होता है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया के द्वारा बच्चों का विकास देखने को मिलता है, यानी कि डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्लियर? क्या स्कूली माहौल जो होगा वो आपका समाजीकरण का सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट होता है, स्कूल भी सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट होता है और ये कहीं ना कहीं काउंट किस में किया जाएगा? समाज जो काउंट किया जाएगा वो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तो जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो स्कूली माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर कोई माहौल ऐसा है जहां बच्चे गाली दे रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, तो फिर जो अन्य बच्चे होंगे वो भी कहीं ना कहीं संगत का असर वहां पर देखने को मिलेगा, वो भी सीख जाएंगे। तो स्कूली माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है? सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से, आप कहोगे सामाजिक पारिवारिक प्रभावों का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पारिवारिक और सामाजिक, तो इन दोनों का ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके सामाजिक लेव वाइगोस्की साहब थे। कौन? लेव वाइगोस्की। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया था और इनके द्वारा बोला गया था कि बच्चे पर जो प्रभाव पड़ता है उसके समाज का और उसकी पृष्ठभूमि का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी होगा भाई। तो तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो केवल तो भाई 3 ऑप्शन हट ही गए, बाकी 4th ऑप्शन ही आपका बचता है। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल से दिल तक। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। आपको ऐसा क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। तो देखिए भाई, स्टेटमेंट दे रखा है, अभिकथन है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
जो अभिभावक हैं, अध्यापक हैं, या फिर मेंटर कहो, गार्जियन कहो, आप कुछ भी कह सकते हो, जो है उनको ये बात तो सुनिश्चित करनी ही चाहिए कि विद्यार्थियों की बाल्यावस्था को आप कौन सी अवस्था बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो 2 से 10 वर्ष तक की जो अवस्था है, कहीं ना कहीं हम इसको बाल्यावस्था बोल सकते हैं। और इसका जो अनुभव है वो सकारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे भाई? अनुभव सकारात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात सही कही गई है। अब नीचे रीजन क्या है? बाल्यावस्था विकास के लिए संवेदनशील चरण है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये एक सेंसिटिव स्टेज होती है। कैसी होती है? सेंसिटिव स्टेज होती है, और खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो खासकर का मतलब हो गया, और भी एस्पेक्ट है इसके, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है, और भी एस्पेक्ट होंगे, लेकिन खासकर आप संज्ञानात्मक और संवेगात्मक की बात करें। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना। और संवेग का मतलब होता है जो आपके इमोशंस वगैरह होते हैं उनकी बात करते हैं। क्लियर है मेरे भाई? किसकी बात करते हैं? इमोशंस वगैरह की। तो इन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट, जो रीजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो करने की बात कर रहा है। तो ए सही है, आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, और ये भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा डाउट की बात ही नहीं थी, बहुत सरल प्रश्न था, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। लैंग्वेज के डिफरेंस के आधार पर लैंग्वेज को बदल बदल कर क्वेश्चन को पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन? बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समाजीकरण के संदर्भ में देखिए, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। एक होता है प्राइमरी एजेंसी और एक होती है सेकेंडरी एजेंसी। अब आप कहोगे कि सर हर वीडियो में एक ही चीज को क्यों बताते हो? भाई मैं करूं क्या? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है हर वीडियो में, हर पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहा है, तो मैं क्या करूं? टॉपिक तो मुझे बदलना पड़ेगा, वही टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा फिर से। तो प्राइमरी एजेंसी की बात करें तो ये प्राथमिक संस्था होती है। विकास की 2 संस्थाएं बताई हैं, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी, सोशलाइजेशन के जो पार्ट होते हैं समाजीकरण की। इसमें आपका परिवार आता है, क्या आता है? परिवार आता है, और आपका जो आस पड़ोस है वो आ जाता है। क्लियर है मेरे भाई? और सेकेंडरी एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका स्कूल देखने को मिलेगा, आपको मीडिया देखने को मिलेगी। क्लियर है? आपको यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह देखने को मिलेंगी। जो लाइब्रेरी होती हैं वो आपकी सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट होंगे। यहाँ पर आप मुद्रक संचार जो आपका यहाँ दे रखा है, प्रिंट मीडिया, ये भी आपका क्या होगा? सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट होगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। स्कूल विद्यालय तो है ही आपका। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ये बात तो गलत होगी। जो स्कूल होता है वो आपकी समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी होती है, तो ये बात तो गलत हो गई। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने परिवार को प्राइमरी एजेंसी का पार्ट माना है, तो बात तो सही है। सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। जो सहपाठी समूह होता है, पीयर ग्रुप जो होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग जो करते हो, कोलैबोरेशन लर्निंग करते हो आप क्लासरूम के अंतर्गत अपने सहपाठियों के साथ, जो जिस पीयर ग्रुप के साथ, तो वो सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट माना जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो जो आपका पीयर ग्रुप क्या है, पीयर ग्रुप है, वो आपका सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट होगा। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। मुद्रक संचार का मतलब होता है प्रिंट मीडिया। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो प्रिंट मीडिया जो होती है वो भी आपकी सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट होती है। तो ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान था, बहुत सरल सरल प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी हिंदी इंग्लिश में आप लोग यहाँ पढ़ लोगे। चलिए छोटा कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को, नहीं हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं। इंग्लिश वाले भाई पॉज करके देख लें एक बार वीडियो को, नहीं हो पाएगा। आप लोग मना कर देते हो इतनी जल्दी, भाई इंग्लिश वालों का क्या कोई दोष है जो मना कर देते हो? ऐसे थोड़ी होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस क्षण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने पर उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, नहीं हो जाता है? ये बात थोड़ी सा आपको ध्यान समझनी होगी और इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना। इन्होंने 4 स्टेज बताई थी। एक स्टेज थी पहली स्टेज थी संवेदी गामक अवस्था, जो से 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था। इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जानते हैं, इसको हम इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी
जानते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो तीसरी होती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। चौथी होती है 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो बच्चा करता है वो कल्पनाएं वगैरह करना शुरू कर देता है 11 से 16 वर्ष की उम्र में। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर का संरक्षण की भावना, कंजर्वेशन का जो पार्ट है वो आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो वस्तु स्थायित्व का गुण है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में देखने को मिल जाता है। लेकिन वो बच्चा क्या होता है, देखिए 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसके सामने किसी भी आप पेन को ले जाइए तो वो पेन को मांगेगा, लेकिन आप पीछे फिर छुपा लोगे उसे तो फिर वो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, फिर पेन नहीं मांगेगा आपसे। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था, इसमें अगर आप चीजों को ओझल कर रहे हो उसकी आंखों के सामने से, तो वो उस ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंतर्गत इतना नहीं होता है और वो चीजों को भूल जाता है। क्लियर है। लेकिन 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था के अंतर्गत वो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंतर्गत आ जाता है। अगर आप पीछे छुपा भी लोगे तो वो बता देगा कि आपने पीछे छुपा रखी है। क्लियर है। तो वस्तुओं की आंखों से ओझल हो जाने पर उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है, ये उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। चलिए भाई, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के समूह मिलकर 4 कंकड़ों का समूह बनाते हैं। उनको लगता है कि एक ये कंकड़ है, एक ये कंकड़ है। अब 2-2 के कंकड़ों के 2 समूह हैं, इन दोनों कंकड़ों के समूहों को मिला दिया जाए तो ये कितने कंकड़ बन जाएंगे, कुल मिलाकर 4 कंकड़ बन जाएंगे। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस की यहाँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर पहले से है, तभी तो उनको गिन पा रहा है, उनको कहीं ना कहीं समूह बना पा रहा है, वर्गीकृत कर पा रहा है, क्लासिफिकेशन वगैरह कर पा रहा है। तो ये तो नहीं होगा, ईगोसेंट्रिज्म भी नहीं होगा, सेंट्रेशन भी नहीं होगा, कंजर्वेशन की भावना उसके अंतर्गत आ चुकी है, यानी कि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा पहुंच चुका है। क्लियर है मेरे भाई। तो बहुत सरल सवाल था, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। ठीक है, निशा क्या करती है, उसके सामने क्या है, उसको होमवर्क दिया जाता है और वो पूरा करती है। क्यों करती है? ताकि ऐसा ना हो कि कल हम बिना होमवर्क के ही चले जाए तो निशा को कहीं शर्मिंदा होना पड़े टीचर के सामने, बच्चों के सामने। तो लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क चरण को दर्शाता है। किस प्रकार के चरण को दर्शाता है? चलिए भाई बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। है कोई स्टूडेंट जो इसका आंसर दे सके? देखिए यहाँ पर लॉरेंस कोल्बर की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट का इन्होंने सिद्धांत दिया था, और इसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत स्तर बताया था। 3 परंपरागत में पूर्व परंपरागत 3 से 10 वर्ष तक की अवस्था थी, ये 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था थी परंपरागत, और उत्तर परंपरागत थी 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था थी। औपचारिक परंपरागत अवस्था कोई नहीं होती। इन्होंने कुल मिलाकर 3 चरण दिए थे, 6 स्तर बताए थे, और उन्हीं 6 स्तरों में जो सेकंड वाला था उसके अंतर्गत बात की गई थी। तो आप बोलोगे परंपरागत, आपने कन्वेंशनल स्टेज को आंसर क्यों लगाया? तो भाई मैंने लॉरेंस कोल्बर के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों लगाया है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन का आंसर हम जानबूझ के ऐसे लगाते हैं ताकि आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखें। चलिए, लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक उपकरणों की बात की है और संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की बात की है।
पुरस्कार दंड की बात इन्होंने नहीं की है। पुरस्कार दंड की बात करें लॉरेंस कोइलबर्ग ने किया है। परंपरागत स्तर में कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत बात की है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, पुरस्कार दंड, अभिविन्यास की बात की है। आरोपण प्रतिरूप की नहीं, जैविक परिपक्वता की नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एज अ टीचर क्या करना चाहिए? अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर आपको बिना पढ़े लगा के कैसे दिखाता हूं, ये देख लीजिए। हालांकि मैं किसी भी प्रश्न का आंसर लगा सकता हूं बिना पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ के, और आप आंसर लगा सकते हो। देखिए इसने पूछा अध्यापक को क्या करना चाहिए, नेगेटिव नहीं पूछा है, बस इतना ध्यान रखिए। प्रतिबंध नेगेटिव वर्ड है, आंसर नहीं हो सकता। हस्तक्षेप हस्तक्षेप आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन नेगेटिव है, आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लगा दिया, तो भाई क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर वर्ड्स का खेल समझ में इसके अंतर्गत आ गया तो आप बिना पढ़े भी आंसर लगा सकते हो, लेकिन फिर वहां पर आपका डाउट रह सकता है। तो यहां पर बात करें संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाण प्रदान करना चाहिए। सर पाण क्या होता है? टेम्परेरी जो हेल्प दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, हिंट वगैरह दी जाती है, संकेत वगैरह दिए जाते हैं, उसको आप पाण कहते हैं। क्लियर है? तो ये बात होती है। बाकी यहाँ पर विद्यार्थियों की भी सहभागिता, चर्चाओं पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप। लेव वाइगोत्स्की साहब तो कहते हैं कि संवाद कराइए, डिस्कशन कराइए, आप संवाद पर प्रतिबंध लगा रहे हो तो गलत हो गया। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, ना जी ना। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक प्रलोभन करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो तीनों नेगेटिव वर्ड थे, ऐसे यहां से लगा सकते थे। चलिए अब एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर इस वाले का आंसर लगा के दिखाओ। उसका तो आपने तुक्का लगा दिया, लेकिन इसका आंसर लगाओ अगर है हिम्मत तो। चलिए मैं इसका भी लगा देता हूं। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम। चलिए इसका आंसर लगाएं भाई। चलिए, परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, पाठ्यक्रम को पूरा करना ना होगा, चयनित पढ़ाने ना होगा। बताओ, लगा दिया मैंने। देखिए कैसे। अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को प्रधानता देनी चाहिए। अध्यापिका द्वारा ना जीना, पाठ्यक्रम को पूरा करने को ना जीना। आप पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पढ़ा रहे हैं, ना जीना। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को ना जीना। यहाँ पर विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर जो बात की जाती है वो CCE की जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है। कॉन्टिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन की बात की जाती है जब एवेल्यूएशन आता है, लेकिन CCE चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात यहाँ पर की जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर इसका भी लगाओगे ऐसे? अगर आप कह दोगे तो हम ऐसे ही लगा देंगे भाई। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के संकल्पना के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत दिया था, और इन्होंने कुल मिलाकर कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, पॉलीलिक इंटेलिजेंस, आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया, और एनालॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, और भी कई सारी 8 प्रकार की कुल मिलाकर बुद्धियों के बारे में बताया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरण या कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि में सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम तरीका है। एक क्वेश्चन हम आपको हर वीडियो के अंदर छोड़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है पूनम साइके। ठीक है, उनका कमेंट आता है, और बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर कमेंट करते हो, उनका हर सेशन के बाद आंसर दिया जाता है। अगर आप भी आंसर देते हो तो आपका भी नाम यहाँ पर बोला जाएगा। तो नाम क्या है उनका, मैं लिख देता हूँ, पूनम साइके। ठीक है, इनके द्वारा आंसर दिया जाता है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, तो आपका नाम भी लिया जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहें। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लास को लेते रहिएगा। इसका बेनिफिट आपको आपकी एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।